हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी को भाई हैप्पी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ हम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप सब जो है साथ देंगे, सहयोग करेंगे कि जो वीडियो हमारी बन रही है। आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे भाई? थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर में थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहले तो हम ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जैसे अपन ने दूसरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था वैसे ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कुछ अलग से नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोला मैंने कि चैप्टर जो 3 है आपका, उसमें क्या लिखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? ये क्या लिखा मैंने? चैप्टर का नाम लिखा है, इसमें कुछ अलग से तीर नहीं मारा। अब इसमें देखो, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हिंदी में हमने इसे ये बोल दिया। अब एक चीज समझो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? चैप्टर का नेम समझो पहले तो, क्योंकि चैप्टर का नेम पता नहीं होगा तो आगे क्या करोगे। यहाँ पर समझो कि देखो बात किसकी हो रही है? रैखिक समीकरण की, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी चर में उसकी घात एक होनी चाहिए। घात एक के बहुपदों को हम दूसरे चैप्टर में क्या बोल रहे थे? लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर का मतलब ये है जिसकी पावर एक हो। पावर एक हो। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है आपका चैप्टर? चैप्टर दूसरी चीज ये बोल रहा है कि एक तो रैखिक समीकरण हो गया, और रैखिक समीकरणों का युग्म। समीकरण युग्म मतलब इसी का युग्म। युग्म का क्या मतलब है? आप इसका इससे मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले, अब दो चर से क्या मतलब है? दो वेरिएबल होने चाहिए, या तो एक्स हो, या वाई हो, ए हो, बी हो, जेड हो, एक्स हो, कोई भी जो है दो यूज होंगे आपके चैप्टर में। एक्स और वाई यूज हुए हैं, ए बी सी डी आप जो भी करना चाहें, लेकिन यहाँ पर आप दो से अधिक यूज नहीं कर सकते, दो से अधिक चरों का उपयोग नहीं कर सकते। आपका चैप्टर ये बोल रहा है आप। तो यहाँ पर समझो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर हो गए और ये रैखिक समीकरण भी हो गया, मतलब लीनियर इक्वेशन जो बनेगी उसकी पावर तो बनी होगी। अपन एग्जांपल से भी समझेंगे। और इनका दो है तो जोड़, युग्म। तो यहाँ पर देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। पहले पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इस चीज से आप अंदाजा लगाओ कि इसे हम जैसे इक्वेशन पहली बोल रहे हैं, इसे दूसरी बोल रहे हैं। इसे समीकरण पहला पहला समीकरण बोल दिया और इसे दूसरा समीकरण बोल दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि a2 b2 c2 a1 b1 c1 ये सब क्या है? ये सब हमारे पास में है कोफिशिएंट। क्या है? अचर। और x और y क्या है हमारे पास? x और y है वेरिएबल्स, चर। अब ये समझो, जब दो समीकरण है, तो समीकरण दो हो गए तो उन्हें क्या बोला जा रहा है कि ये सभी रैखिक समीकरण का युग्म है। कैसे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस चीज से अब आपका जो पूरा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो इसको याद रखें आप, इस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि चैप्टर में जो है मतलब आपके पेपर में एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है। तो इस चीज को आप याद रखें और ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस वीडियो में हम जो अब करने जा रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। यार अपन ने क्वेश्चन देख लिया, प्रश्न देख लिया, उसका हल भी देखना पड़ेगा कि यार हल कैसे बनेगा, किन किन मेथड का यूज करना पड़ेगा, हमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें इसका आंसर मिल जाए। तो उन विधियों को हम 3 पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में देखेंगे ग्राफिकल मेथड, अगले पार्ट में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, और अगले पार्ट में देखेंगे हम एलिमिनेशन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं भाई एक एक करके। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहले देखो ग्राफिकल, ग्राफिकल देखो भाई। पहले हिंदी में से बोलते हैं ग्राफीय, ग्राफीय विधि। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपके पास जैसे ग्राफिकल मेथड से उसका मतलब है कि आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है। 2 स्ट्रेट लाइन अब किन किन कंडीशन में होंगी, उन कंडीशन को अपन को ध्यान रखना है। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन है, अपने पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ये किन 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 कंडीशंस में होंगी, उन कंडीशन को हमको याद रखना है। तो देखो जैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन ये किन कंडीशन में होंगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई अपनी कि ये एक दूसरे को काटेंगी, किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट देंगी, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये एक दूसरे के साथ चलेंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। और तीसरी क्या होगी कि ये इसके ऊपर आ जाए, कोइंसिडेंट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, संपाती हो जाए एक दूसरे के ऊपर। तो ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी, 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो अपना फॉर्मूला याद करो भाई, याद करो वो दिन जब हमने फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है भाई, ये अपना है फॉर्मूला। अब आपको पता है कि दो दो लाइन किन किन कंडीशन में होंगी, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी। इस पॉइंट पर इसने इसको काट दिया, इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दो या प्रतिच्छेदित। रेखा। तो अब ये चीज समझो, जब यदि आपको ऐसे ये मतलब कंडीशन पता करनी है, कहाँ से, इस इक्वेशन से आपको एक कंडीशन पता करनी है कि ये मतलब कौन सी कंडीशन में होगा, कौन सी स्थिति में ये होगा, या फिर मतलब सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो यदि पहली कंडीशन क्या है, यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, बराबर ना हो, जब आपको ये इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। और यहाँ पर जब जैसे ये इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार काटा है इसने, एक बार काटा, तो यहीं पर हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि हमें क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा। और यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग वाली। अब हम दूसरी देखेंगे, और इसको पता करने का क्या उपाय है। यहाँ पर आपकी जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है,
वहां से आप A1 और A2 को मतलब डिवाइड में रख सकते हैं। उसके बाद V1/V2 को रख सकते हैं। यदि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन कौन सी हमारे पास? पैरेलल। पैरेलल कंडीशन हो गई है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं में आपको यहां पर यदि पता करना है तो यहां पर भी कोई कंडीशन है। यदि यहां पर आपको पता करना है तो यहां पर A1/A2 को रख दो, B1/B2 को रख दो। यदि ये इक्वल ना हो C1/C2 के, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैरेलल पैरेलल वाला केस। पैरेलल वाला केस आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात बताओ कि जब इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन थी तो वहां पर तो वो अपन को एक बार काट रही थी तो अपन को एक सॉल्यूशन मिल रहा था। अब यहाँ तो उसे टच भी नहीं कर रही, तो क्या क्या समझ में आया इससे? सही समझे। यदि वो उसको टच भी नहीं कर रही, टच ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? हमें हल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाता है कि नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता इस कंडीशन में। कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं मिलेगा हमें। कोई हल नहीं। अब एक कंडीशन और बची है हमारी। कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन है, ये लिख लिया आपने भाई। इनको लिखते चलो। यहाँ पर क्या है, आखिर में जो जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना दिक्कतें होंगी। यहाँ पर देखो। अच्छा, ये जैसे एक दूसरे के ऊपर हो गई। देखो ऊपर है भाई, आप समझ जाओ कि ऊपर है एक दूसरे के। तो ये कौन सी है? कोइंसिडेंट, या इसे बोलते हैं हम समपाती। समपाती। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन से जैसे इस कंडीशन का पता लगाना है ना, तो यहाँ पर देखोगे कि A1/A2 हो जाए, B1/B2 हो जाए और C1/C2 हो जाए। तो ये कंडीशन जब हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि ये रेखाएं जब आप इनको रेशियो में रखोगे ना, एक A1/A2, B1/B2, C1/C2, जब तीनों इक्वल हो जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पर आपको कई सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर जगह टच करेंगी, कई सारे पॉइंट्स पर टच करेगी। यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, बहुत सारे पॉइंट्स पर टच करेगी। तो यहाँ पर हमें अनेक सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, अनेक हल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही आ जाता है, अनेक हल। यानी कि मैनी सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपके तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। कौन कौन से? एक इंटरसेक्टिंग वाला, एक पैरेलल वाला और एक ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वाला। ये तीनों पॉइंट अपने क्लियर हो गए हैं। इसके बाद अब हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन हम किस फॉर्म में लेंगे? इसी फॉर्म में लेंगे, A1x। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखोगे, देखो ग्राफिकल मेथड के तहत हम एक एग्जांपल ले रहे हैं।
क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड के तहत इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ग्राफिकल मेथड के तहत हम इसे सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे हर एक इक्वेशन में, x की वैल्यू हम दो बार निकालेंगे, एक बार हम यहाँ पर निकालेंगे, एक बार यहाँ पर निकालेंगे। तो जहां पर भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y की जगह पे 0 रख देंगे, और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे 0 रख देंगे। तो उसके लिए हमें दो डब्बे बनाने पड़ेंगे, दो डब्बे बनाना पड़ेगा। ये x इसमें y, ये पहली इक्वेशन के लिए है, ये पहली इक्वेशन के लिए, ये दूसरी इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पर हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा यार, तो मैं वीडियो रोक के ग्राफ बना दूं। तो ग्राफ तो आप सभी को बनाना आता, समय बचेगा। चलिए ठीक है, हमारा ग्राफ भी बन गया भाई, ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन दूसरी, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू पहले हम निकालनी है, तो पहले हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो y की जगह पे 0 रखो, x की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह पे 0 रख दो। जब आप y की जगह पे 0 रखोगे तो ये तो पूरी वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू 6 आ रही है कब, जब y की जगह पे हमने 0 रखा। अब x की जगह पे 0 रख दो भाई, y की वैल्यू निकालनी है तो। ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा 3y और 6, तो 6y अपॉन में 3, सॉरी 6 अपॉन में 3, यहाँ से काटोगे दो 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 टाइम कटेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ रही कब, जब हमने x की जगह पे 0 रखा। ये चीज क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, समीकरण दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पर पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की जगह पे 0 रखेंगे, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y की जगह पे 0 रख दो, तो यहाँ पर आप 0 रखोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है, ये पूरा पद क्या है 0 हो गया। अब इसके ना साइन से हमें मतलब है ना नंबर से मतलब, ये तो इसका 0 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3 0 0, और -0 उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर देखोगे कि x 2x बचेगा और 12 बचेगा। ठीक है, तो 2 1 या 2 2 6 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू 6 कब आई, जब y की जगह पे 0 रखा। अब इसी प्रकार से आप x की जगह पे 0 रख दो, x प्लेस पर 0 पुट करो। जब आप x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो x -3y और 12, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब बचा क्या आपके पास, -3y और 12, -3y और 12। या तो आप -3 को उस साइड ले जाओ या फिर उस साइड ही ले जाना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ से चांद के पार अपन ले जाएंगे इसको, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये कटेगा तो 4 आएगा, कैसा माइनस का 4 कब आ रहा है, जब आपने x की जगह पे 0 रखा। अब ये तो आ गया अपना, अपनी कहानी हो गई। ये तो कौन सी कहानी की, अपन ने सॉल्व कैसे किया। अब आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब आप ग्राफ को देखो और ग्राफ में जो है इसे रिप्रेजेंट करो। x की वैल्यू देखो पहले 6 है और 0 है। 6 कहाँ है,
भाई एक्स एक्सिस अपनी ये है, एक्स अक्ष ये है, ऐसा वाला ये वाला पूरा एक्स अक्ष है अपने पास, एक्स एक्सिस है, और ये अपनी वाई एक्सिस है। कौन सी है? वाई एक्सिस है ये खड़ी वाली, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला इस साइड है, माइनस वाला उस साइड है, हमारी वैल्यू तो प्लस में आई है, प्लस वाला देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 0, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है। ऐसा ही आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या है, 0 और 2 है। y एक्सिस देखो, y एक्सिस अपनी ये है, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 0 और 2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखोगे अब तो x की वैल्यू फिर से 6 आ गई और 0 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई और 0। हमने एक बार लिख दिया, दो बार क्यों लिखे भाई? यहाँ पर एक बार और लिखने से क्या मतलब, क्या ही वो निकलेगा। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है और माइनस का 4 है, 0 है और ये वाली अपनी पूरी वर्टिकल ये नीचे जा रही डेप्थ में, ये पूरी माइनस की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माइनस का 4 और 0। अब यहाँ से आपकी परीक्षा शुरू हो गई। ये तो आपने देखो पूरा इजी वे में कर दिया। कैसा कि यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ पर वैल्यू अपन ने निकाली, यहाँ पर लिख दी। अब ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाते हैं आप सभी को आता है। यहाँ से आप ले जाओगे लाइन को, यहाँ से आप ले जाओगे, आगे चली गई, आगे नहीं जाना है उसको। अब सही है, देखो यहाँ से ये लाइन जाएगी तो पूरी एक्स को काटते हुए जाएगी, एक्स की जो वैल्यू उसको काटते हुए निकल जाएगी, और यहाँ से जो लाइन आएगी, यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, ये काट देगा। इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट कौन सा है? ये है। कौन सा है इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट? ये है। यदि जहां पर भी जो ग्राफ में जहां पर भी इंटरसेक्ट लाइन हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो वहीं पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्या बोला मैंने? जहां पर भी ग्राफ में एक जो भी लाइन है वो एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और इस कंडीशन में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था, तो एक सॉल्यूशन कौन सा है? 6 और 0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, यही हमारा आंसर है। आप किसी भी मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, चाहे ग्राफिकल से कर लो, कैसे ही कर लो, आंसर यही आना। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर के आएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। धन्यवाद, जय हिंद।